नमस्कार दोस्तों मित्रों, उभरता गुजरात न्यूज़ एंड मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण कंसर, असिस्टेंट एडिटर इन चीफ डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। गुजरात में अभी महानगर पालिका और जिला पंचायत वगैरह का इलेक्शन आ रहा है, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है, उसके लिए हम आज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे। तो सर, आपका स्वागत है। आपका परिचय दीजिए सर। अमजद खान, आम आदमी पार्टी अहमदाबाद शहर प्रमुख। सर, आपका परिचय दीजिए। बेमा भाई चौधरी, आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। सर, पहले आपसे शुरू करेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर कितने समय से कार्यरत है? जब से पार्टी बनी है तब से आम आदमी पार्टी गुजरात में कार्यरत है। हर हमेशा लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने इतनी सालों में किया है। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगार का मुद्दा हो, चाहे कर्मचारी का मुद्दा हो, शिक्षण हो, हेल्थ में बारे में, सब चीज़ों का हमने आवाज़ बन के लोगों की आवाज़ उठाई है। मगर गुजरात में अभी देखा जाए तो खेडूतों का जो आंदोलन है, फार्मर्स, जो दिल्ली में हो रहा है, मगर गुजरात में क्यों नहीं हो रहा है? गुजरात में आपने देखा होगा, साणंद में एक आंदोलन हुआ था। हाँ। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, तानाशाही सरकार ने किसानों को बहुत पीटा था। अच्छा। उसके ऊपर लाठियां बरसाई थी, फ्रैक्चर भी हुआ था, हॉस्पिटल में उसको दाखिल करना पड़ा। काफी सारे किसानों पे केस दर्ज किया, आज भी चक्कर काट रहे जैसे हैं। पाटीदार आंदोलन हुआ था उसी तरह उसको जो बिल्कुल दबाने की कोशिश किया है। तो गुजरात में आपने देखा होगा कि एक पाल भाई आंबलिया, तो उनको भी पुलिस स्टेशन में बोला के बहुत पीटा था। किसान नेता था। हाँ। आज किसान नेताओं को भी बंदी बना के रख कर रखती है सरकार। तो बार बार ये आवाज दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी किसानों की आवाज बन के हर हमेशा आवाज उठाई है। चाहे पाक बीमा का जो था, तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में वो आवेदन पत्र दिया है, सरकार को बोला है कि तात्कालिक पाक बीमा दिया जाए। बार बार हमने आंदोलन किया है। आज करोड़ों रुपया खर्च के कैनालों बनाई हुई है, आज उसके अंदर पानी नहीं है। तो हमने आंदोलन किया था। मैं 7 दिन में खुद बैठा था। मेरे गुजरात के सभी, ये कोरोना की महामारी थी, तो हमने हमारा जो कार्यकर्ता है, तो उनके घर पे बैठ के 1500 से ज्यादा किसानों ने, कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ में हमने आंदोलन किया। अच्छा। उपवास आंदोलन में 7 दिन में मेरे घर पे बैठा, तब सरकार ने झुक के कैनाल में पानी छोड़ा था। तो अभी आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर आंदोलन हो रहा है, उसके लिए केजरीवाल जी ने तो बोल दिया कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप वहाँ गए थे कि किस तरीके से? अगर आप गए हैं तो उसमें आपने रूबरू क्या देखा? मैंने 2 दिन, ये आंदोलन काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन दिल्ली के आगे बढ़ा और ये आंदोलन चल रहा था। तो मैंने टीवी मीडिया में देखा कि ये आंदोलन हरियाणा का चल रहा है, ये आंदोलन पंजाब का चल रहा है। तब मेरे को लगा कि ये तो किसानों का आंदोलन चल रहा है, टीवी मीडिया में ऐसी कैसे खबर चल रही है। तो मैं यहाँ से गुजरात में से 200 किसानों को लेके वहीं पे मैं समर्थन देने के लिए पहुंचा, और मैंने कहा कि ये किसानों पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये हरियाणा का आंदोलन नहीं, ये पूरा देश के अन्नदाता का आंदोलन है। तो हमने जाके वहीं पे समर्थन किया। सोशल मीडिया और जो मीडिया है, वो तो ऐसा ही दिखाई रही है, खाली पंजाब के कोई खालिस्तान वाले हैं, वैसे वो तो आप देख रहे हैं बीजेपी सरकार क्या क्या करती है, वो समझ में नहीं आता है। वो तो ये प्रोपेगेंडा बार बार करते रहते हैं, जोर से बोलो, झूठे बोलो, वो तो उनका एक वो स्लोगन बन गया है। लेकिन गुजरात के किसान भी आज दबाए हुए हैं। आज किसान गुजरात के बहुत परेशान हैं, इसीलिए हम समर्थन करने के लिए थे। हमने ये आंदोलन करने के लिए 2-3-4 दिन पहले हमने परमिशन मांगा, परमिशन नहीं दिया। आज भी 3-4 हज़ार किसान तैयार हैं। नहीं, आप अगर देखते हैं कि गुजरात के अंदर कांग्रेस सबसे बड़ी विरोध पार्टी है, तो कांग्रेस ने भी अभी तक कोई आंदोलन नहीं किया है या जन समर्थन के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। तो क्या गुजरात के अंदर कोई खेडूत तैयार नहीं है आंदोलन करने के लिए? ऐसे नहीं है, आंदोलन करने के लिए तैयार है। हाँ। आप कांग्रेस की बात छेड़ी है। हाँ। आज कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। हाँ। ये दोनों एक है, दोनों मासिया भाई है। तो नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। पॉलिटिकल में तो जो बातें हो रही है, ऐसा हो रहा है कि भी आम आदमी पार्टी भाजपा से मिली हुई है। नहीं, वो तो बात वो दोनों ही पार्टियां करती है और कोई नहीं करता है। आज दोनों पार्टियों ने एक मैसेज ऐसा कह गई, ये थर्ड फ्रंटल नहीं चलता है। आज थर्ड फ्रंटल कहाँ है? थर्ड फ्रंटल जो बीजेपी से में नाराज हुआ, बना, और फिर उनका संतोष हो गया, फिर मिल गया। कांग्रेस में से भी ऐसा हुआ है। इसीलिए थर्ड फ्रंटल वास्तव में है ही नहीं। आज थर्ड फ्रंटल अब आया है ये आम आदमी पार्टी। हमने ये स्थानिक स्वराज्य का इलेक्शन में सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नगर पालिका, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, महानगर पालिका, सभी सीटों पे हम लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हाँ। क्योंकि आज गुजरात में सभी वर्ग का आवाज दबाया हुआ है। आज सभी वर्ग परेशान है। ये कोरोना के महामारी में आपने देखा आज। तो आप 2017 में आपकी पार्टी कहाँ थी? आप वहाँ से तो बोल दिया था कि भी आपको लड़ना नहीं है। उसके पहले हार्दिक पटेल के साथ भी मुझे लगता है
अपने केजरीवाल जी आए थे और पूरे गुजरात का दौरा किया था, फिर पार्टी खो गई थी, अब पार्टी वापस आ गई है, तो उसका रीज़न क्या है? नहीं, रीजन यही है, हमने भी यही सोचा था कि एक दिल्ली मॉडल बने। हाँ, और दिल्ली मॉडल बना के जो एक अभी मॉडल बना है, देखो आज शिक्षा मिल रही है फ्री में, हेल्थ की सुविधा फ्री में है। मोदी साहब तो बोल रहे हैं कि गुजरात मॉडल है। नहीं, गुजरात मॉडल तो खरेखर वास्तव में फेक है। आप भी देखिए, गुजरात में 5000 से साढ़ा ये स्कूलें बंद करनी पड़ी, 5000 से ज्यादा। आज ये प्राइवेटीकरण हो रहा है, आज जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टरों की सुविधा ही नहीं है, नर्स की सुविधा ही नहीं है। आज प्राइवेट में न छूट के जाना पड़ा, 10-10 हजार रुपया खर्चा हो रहा है। आज बड़े बड़े इसमें कंपाउंड भी बाहर आ रहे हैं। तो जो सुविधा हो रही है, तो वास्तव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन और हेल्थ में आज देश दुनिया से देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है जो स्मृति ईरानी ने नडियाद आनंद के पास में एक गांव लिया था, तो उसमें भी कंपाउंड की बातें आई थी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कंपाउंड तो बहुत बार आई, कांग्रेस ने भी कंपाउंड किया है। हाँ। तो वो उनको दबाए जा रहे हैं, और बीजेपी में उनसे ज्यादा भी कंपाउंड आज हो रहे हैं। आज हर कंपाउंड बार आ रहा है। उजागर नहीं हो रहे ना, उजागर नहीं हो रहे नहीं, क्योंकि उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उजागर तो कर रहे हैं। हमने ये हर सप्ते हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कंपाउंड जाहिर कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले 20,000 करोड़ का जो था वो हमने उजागर किया, लेकिन सरकार भी नहीं इच्छती है कुछ बार। मैं आपको एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ। मैं ईवीएम विरोध के पार्टी में जो हमारी एक संस्था है उसके अंदर मैं केजरीवाल से रूबरू इस तरीके से मिला था जी। मैंने उनको बताया था कि भी ईवीएम जो अभी चल रहा है ईवीएम का विरोध का जी, तो आपका सपोर्ट क्या रहेगा? तो उन्होंने बोला हमारी पार्टी हमारी तरफ से कर रही है। मगर गुजरात के लिए आपकी क्या रणनीति है ईवीएम के बारे में? देखो, ईवीएम मैं खुद मिला था। हाँ, बिल्कुल आपके शक। आप देखो, ये मीडिया में बहुत बार आ चुका है कि ईवीएम में किस प्रकार का घोटाला हो रहा है। हमने तो मशीन बनाया ठीक है, है, हमने राहुल गांधी को भी हमने दिखाया भी है। विधानसभा में हमारे भारद्वाज ने हाँ। किस तरह से ईवीएम में वो सेटिंग होता है, किस तरह से ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो दिखाया। विधानसभा में बाइकआउट वो किया हुआ है। अभी वीवीपैट भी कम है, बराबर है। अभी ये तो कैंसिल आपको कर दिया है। किस तरीके से होगा? लेकिन वो है, वो चलता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया था कि वीवीपैट के बिना इलेक्शन नहीं होगा, फिर भी आज इलेक्शन हो रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। आप ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, तो देखिए ये पहली बार हुआ है, 2015 में हुआ था। ये महानगर पालिका इलेक्शन पहला कर रहे हैं, उसके बाद ये इलेक्शन डिक्लेयर करने के बाद वो तालुका पंचायत, जिला पंचायत का, नगर पालिका का इलेक्शन करने जा रहे हैं। तो ये चुनावी पंच में भी कुछ नहीं कुछ शंकाएं है, कुछ मिले हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। देखिए आप, तो इस तरह से ये पहला इलेक्शन हो रहा है, तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। अभी दिल्ली में जो खेडूतों और जो लाल किले का जो माहौल बना, तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? हाँ, दुखद जो हुआ है वो दुखद हुआ है, लेकिन किसानों ने पहले से ही कहा था कि हमारा ये आन बान सम्मान के साथ जो हमने परमिशन भी मांगा था कि हम हिस्सा लें, हम किसान की आवाज बुलंद करें, इसीलिए हमने हिस्से के लिए करे थे। लेकिन कितने वो मुट्ठी भर लोगों ने ये माहौल बिगाड़ने के लिए, ये बीजेपी के वो उसके अभी नाम भी देखो आए हैं सामने, दीप सिद्धू का नाम आया है। हाँ, तो वो बीजेपी अमित शाह जो के सनी साथ, देओल के साथ मिला हुआ है और उनके प्रचार के लिए मोदी के साथ उसका फोटो है, अमित शाह के भी साथ फोटो है। तो वो उनके लिए तो अभी खाली सिर्फ वारंट निकला है या दर बढ़ के कोई हुआ नहीं है, बराबर वो बोलता है मैं जाऊंगा। तो उसके बारे में आप क्या कहना है? देखो, ये कायदा व्यवस्था के बारे में तो बिल्कुल अभी जो अमित शाह का जो गृह मंत्री है बिल्कुल फेल है मेरे हिसाब से। आज आप देख लीजिए जितना हमला हुआ है उसके बारे में क्या हुआ। आप सभी पार्टियां उनका राजीनामा क्यों नहीं मांग रहे? हमने मांगा है बार-बार मगर कोई ऐसा हल्ला तो कर सकते हैं कि नहीं? देखो, हल्ला करने, देखो परमिशन देते नहीं है, हम हल्ला करने के नहीं, हमारी आवाज बोल, हम अनुशासन में मानते हैं। अनुशासन तरीके से हमने आज तक जो किया है आंदोलन वही किया है, लेकिन हमारी परमिशन ही नहीं मिलती है। रोजाना आंदोलन करने के लिए हम जाते हैं तो 188 दाखिल करते हैं। आज मेरे पे 15 केस किया हुआ है बीजेपी ने, परमिशन ही नहीं मिलती और केस कर देते हैं। सही है। तो यही तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रही है। मैं तो यही समझता हूं, ये गुजरात में नया एक दूसरी आजादी की लड़ाई चालू हुई है, और जो ये गुजरात ने जो मॉडल बना के जो वहीं पे भेजा है ना, वो गुजराती वापस लाएंगे उनको। क्या लगता है कि आंदोलन चालू रहेगा या बंद हो जाएगा? नहीं, ये किसानों का आंदोलन जब तक उनका जो ये कृषि बिल आया है ना, ये कृषि बिल से खेडूत को तो नुकसान है ही, लेकिन आम जनता को नुकसान है। उसके अंदर इतनी वो कलमें हटाई गई हैं, वो संग्रहखोरी बढ़ेगी। मुट्ठी पर उद्योगपतियों के लिए कानून लाया गया है, तो संग्रहखोरी बढ़ेगी। संग्रहखोरी की वजह से भाव बहुत बढ़ेगा, मुगरी बढ़ेगी, आम जनता को भी नुकसान है। मैं तो ये गुजरात की प्रजा के ओर से, जनता की ओर से, किसानों की ओर से मैं मेरे पीएम को कहना चाहता हूं कि ये अहंकार छोड़िए, जिद छोड़िए, ये 3 काला
बिल लाए हैं ना वो वापस करिए। राकेश टिकैत ने जो आंसू निकाले उसका क्या परिणाम हुआ? देखो आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहे हैं, जो उसका आंसू है वो हर किसान का आंसू है। हम उनके समर्थन में हैं। जिस प्रकार के मोदी साहब ने जो ये किया है, जिस प्रकार से आज 60 से ज्यादा किसानों वहीं पे शहीद हो गए, उनका पेट का पानी भी नहीं रहा है। आज ये कोरोना की महामारी के अंदर देश के अन्नदाता आज उनके जो शाकभाजी है, उनके पाक है, उनका 1 रुपया दाम नहीं बढ़ाया, हर चीजों का दाम बढ़ाया है। तो ये अन्नदाता ने पूरे देश को देने की हमेशा रखी है। पहली बार किसान निकला है कि भाई हमारी कोच सुनिए, ये बिलों से तो बहुत नुकसान होने वाला है। सर मैं अभी आपके पास आऊँगा। आप अहमदाबाद शहर के प्रमुख हैं। अहमदाबाद शहर में महानगर पालिका के अंदर आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि अहमदाबाद में आप देखिए भाजपा और कांग्रेस है, खाली एक ही सीट अपक्ष की है, तो आपकी उम्मीद क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की जो सत्ता और विरोध पक्ष की पार्टी है वो पूरी तरीके से निष्क्रिय है। और मौजूदा हालात देखकर ये लग रहा है हमें कि आने वाले समय में काफी भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के लोग जीत के आएंगे, क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, अधिकतर लोगों ने चाहे कोरोना काल रहा हो और कहीं ना कहीं वो समाज सेवी संस्थाओं से जुड़कर। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की निष्क्रियता आपको बेनिफिट मिलाएगी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे ज्यादा तो और हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस नाम की चीज ही खत्म हो चुकी है। चाहे वो केंद्र में की बात हो, जैसा कि हमारे साहब ने बताया आपको, आज अगर सबसे ज्यादा जवाबदेही थी देश के अंदर तो वो हमारे विरोध पक्ष की थी। वो बिल्कुल निष्क्रिय है। निष्क्रिय नहीं, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि दोनों की मिली भगत है और इन दोनों ने अपने आप को एक साठ गांठ करके कुछ दिन आप चलाओ, कुछ दिन हम चलाए, कुछ आपके टकावारी, कुछ हमारी टकावारी, इस तरीके से लोग देश को चला रहे हैं। आज आप गुजरात देख लीजिए, जैसे कि साहब ने बताया कि आज गुजरात की प्रजा निकलना चाहती है, आंदोलन करना चाहती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं इनके डर, इनके भय, इसके कारण आज प्रजा रोड पे नहीं आ पा रही। आज सामान्य व्यक्ति अपनी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ अगर कोई धरना प्रदर्शन या अपनी बात करता, आज आप देखिए गांधीनगर के अंदर आए दिन, मैं तो कहता हूं कि आप मीडिया के मार्फत ये बात देश में जानी चाहिए कि जिस गुजरात मॉडल की आप बात करते हो, उस गुजरात मॉडल के गांधीनगर में जो यहाँ का सब कुछ है, वहां पर आए दिन कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर गुजरात सब कुछ होता तो धरना प्रदर्शन क्यों होता? मैं दिल्ली की बात करना चाहूंगा। मैं आपको तो बता दूं कि LRD का जो धरना प्रदर्शन था वो सबसे ज्यादा चला जी। फिर भी अभी उनके ऊपर FIR हुई और उनको केस किया और जेल भी दिखा दी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब लोग डरे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी उसका निकाल कैसे करेंगे, कैसे हम माहौल बनाएंगे? देखिए आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि सबका जो सबका आरोप है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में आने से कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जो OAC की जो पार्टी है वो भी आ रही है, तो जो वोट का विभाजन होगा उसकी असर भी होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग आम आदमी पार्टी के अंदर पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और जो हमारे कैंडिडेट लोग हैं, ये लोग खुद एक अपने आप में एक स्वतंत्र की फिर से लड़ाई, आजाद भारत में फिर से आजाद भारत की लड़ाई लड़ने आए हुए हैं। जैसा कि आप कॉर्पोरेशन में अगर देखें तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर हिंदुस्तान में कहीं हो रहा है तो मैं ये मानूंगा कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में हो रहा है। और कॉर्पोरेशन में बैठे कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जो मिली भगत के कारण आज आप देख लीजिए कि जो भी प्रजाहित की बात थी, आज सबसे शर्म की बात है कि कोरोना काल के अंदर हमारे पास अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कोई ऐसी हॉस्पिटल नहीं थी कि जहां सामान्य लोगों को सारवार मिल सकती। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास आरोग्य की व्यवस्था नहीं है, दूसरी तरफ प्राइवेट जो इनकी ही मिली भगत से दवाखाने खुले हुए थे, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के अंदर इनकी भागीदारी थी, इन नेताओं की। उन नेताओं के हॉस्पिटल में आज 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक का पैकेज दायर किया गया कोरोना के नाम पर, जबकि पूरी देश जानती थी कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है। आज जो जवाबदेही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की थी, आज हमारे पास वाडीलाल हॉस्पिटल था, आज हमारे पास LG हॉस्पिटल था, हमारे पास शारदाबेन हॉस्पिटल था। VS हॉस्पिटल को तो खत्म कर दिया। आज शर्म की बात है कि VS कैंपस के अंदर जो SVP के नाम पर हॉस्पिटल चलाया गया, आज कहीं ना कहीं पैसों को उगराने के लिए और उनकी भागीदारी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने SVP के नाम पर, आज देखिए क्या शर्म की बात है। आज अहमदाबाद के अंदर ये हालात थे, जैसा कि आपने हाईकोर्ट का भी स्टेटमेंट देखा होगा कि लोग सिविल से भाग रहे थे। आपने देखा कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी हमें दारिंगमड़ा में मिली। आज आप देखिए कि जो लोग सिविल में थे वो डर के भाग रहे थे, लोगों को सारवार मिल नहीं रही थी। आप सिविल की जो बात करें, मैं आप सिविल के लिए एक बात करना चाहूँगा। मैंने कहीं किसी से सुना है कि सिविल में जो डेड बॉडियाँ जो सौंप रहे हैं वो रात के टाइम पे ही सौंप रहे हैं,
तो क्यों? ऐसा है कि इनके अंदर इन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इनकी कोई ऐसी साजिश है। मैं तो आपको ये कहूंगा कि कोरोना के सिवाय भी कई ऐसी डेड लोगों को जो हार्ट अटैक के थे, ब्लड प्रेशर के थे, उन्हें भी मार दिया गया है या कहीं ना कहीं वो मृत्यु हुए हैं। तो उनको, क्योंकि इनके पास कोई ऑथेंटिक या कोई ऐसा वो नहीं था कि ये व्यक्ति कोरोना वाला ही था, डर के मारे इन लोगों ने इस तरीके से रात में भी डेड बॉडियां दी। पहले ऐसा था शुरुआत में जो कोरोना हुआ तब कोई भी दर्दी अगर हार्ट का प्रॉब्लम से सिविल में दाखिल होता है या कोई कैंसर के हिसाब से दाखिल होता है तो उनको भर्ती किया जाता था कोविड में। मगर फिर बाद में धीरे धीरे मैं समझता हूँ 2-3 महीने में ऐसा हो गया कि उनको अलग तरीके से अलग ट्रीटमेंट दे रही है। तो ये क्या है? आज अगर आप देखें तो मैं ये मानता हूं कि कोरोना के अंदर जो लोग लुप्त हुए होंगे या जिन्हें कोरोना का पॉजिटिव आया होगा, उनके सिवा जो ज्यादातर दर्दी लोग थे, आज जैसा कि आपने बताया बिल्कुल सही बात है आपकी, अगर किसी ब्लड प्रेशर के पेशेंट को या किसी हार्ट अटैक के पेशेंट को अगर ये कह दिया जाए कि तुझे कोविड के रूम में रहना है और तुझे आइसोलेशन वार्ड में रहना है, तो कहीं ना कहीं वो डर और भय के कारण वो व्यक्ति का देहांत हुआ है। तो ये भी बहुत एक शर्म की बात है। दूसरा मैंने एक महिला का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने ऐसा बताया था कि कहीं ना कहीं सरकार जो है कोरोना के आंकड़े भी छुपा रही है, जो मृत्यु का कारण है वो भी छुपा रही है। क्योंकि उन्होंने जो डेथ सर्टिफिकेट बताया था जो सिविल हॉस्पिटल मिलता था, उसमें जो कॉलम है मृत्यु का कारण, उसमें कॉलम में कुछ नहीं लिखते थे, और जो लास्ट थी वो स्मशान गृह में दे देते थे। स्मशान गृह में जो कारण लिखते थे वो मान के लिखते थे। तो हमने पूछा कि भाई ये कारण क्या है? अगर वो आदमी कोरोना से दाखिल हुआ है तो कोरोना से मृत्यु तो लिखना चाहिए। तो वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है भाई साहब। इसमें भ्रष्टाचार ये हुआ है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो कोरोना के नाम पर सारी उसकी किट की फैसिलिटी ली है गवर्नमेंट के पास से, सरकार के पास से, बाकी जो लोगों को लोन मिले उसके द्वारा इन्होंने फैसिलिटी ली है। आज आपको बताऊं, चाहे शमशान का मामला हो, चाहे लघुमती समाज के लिए कब्रों का मामला हो, वहां पर जेसीबी को लगाकर, मतलब इन्होंने उन चीजों में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। अगर ये सारे आंकड़ों को, मैंने इसके लिए आवेदन पत्र भी दिया हुआ है कि इन्हें जाहिर करना चाहिए कि कितने लोगों को इन्होंने कोविड के अंदर लिया, कितने एडमिट हुए, कितनों का देहांत हुआ और उसके भी कितने रुपए का खर्च हुआ, इन्होंने आज तक इसका जवाब भी नहीं दिया है। कहीं ना कहीं ये भी भ्रष्टाचार का एक रूप है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और इनके जो बैठे हुए लोग हैं, उनका ध्येय सिर्फ इतना ही है कि खुद की जेब भरे और देश में लोगों को डराकर भय का माहौल बनाए रखे। आज आपने देखा होगा कि जब पूरी दुनिया इसके अंदर दवाओं को, वैक्सीन को ढूंढ रही हो, उस समय शर्म की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता हो दिया जलाइए, थाली बजाइए। हम किस देश के अंदर हैं? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐसा बोला कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं आज जो भय का माहौल फैला हुआ तो हर लोग डरे हुए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग सत्ता में और विरोध पक्ष में, सबसे पहले उन अधिकारियों को, उन नेताओं के परिवारों को इन चीजों को लेना चाहिए, जैसे ताकि वो प्रजा में जाए। जैसे विदेश में देखते हैं तो जो सबसे पहले बड़ा प्रधान लेते हैं, राष्ट्रपति लेते हैं, तो यहाँ तो बड़ा प्रधान ने तो मना कर दिया। यही होना चाहिए। अगर प्रजा पे आप विश्वास लेना चाहते हैं प्रजा का, तो मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कार्यकर्ता आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें रोड पर आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि देश के अंदर मेरे देश का बना हुआ वैक्सीन। आज आप जाहिरात करते हैं मोबाइल पे, हम फोन करते हैं तो पहले 5 मिनट बात करते हैं वो लोग, हमें जो रिकॉर्डिंग आती। मैं कहता हूं कि इसके अंदर सत्ता और विरोध पक्ष पे जो लोग बैठे हुए, उनका दायित्व बनता है कि वो पहले स्वयं को आके कहे कि मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, आप मुझे ये वैक्सीन दीजिए, उसके बाद मैं मेरे विस्तार के प्रजा को और बाकी लोगों को इसमें कन्विंस करूंगा। सर, आप गुजरात को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं तो गुजरात की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, आप अपने हक के लिए अपन लड़ रहे हैं। तो अभी जो आम आदमी पार्टी ने एक दिल्ली मॉडल बनाया है एजुकेशन, हेल्थ में, रोड, रास्ता, लाइट, पानी, जो आम जनता की जो सुविधाएं हैं वो पूरा दिया है। सुबह से लेकर शाम तक 1-1 रुपया का जो टैक्स आप भर रहे हैं, उनका सच्चे अर्थ में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी सरकार ने दिल्ली में दिया है। जो दिल्ली मॉडल बना है वो मॉडल हम गुजरात में लेके आए हैं। तो ये स्थानिक स्वराज्य का जो इलेक्शन है, आज तक जो आपने जो पीड़ाएं सहन करी है उनका जवाब देने का यही मौका है। तो इस मौके में झाड़ू का बटन आप दबा के हमारे जो कैंडिडेट उनका विजेता बनाए, ये मेरी अपील है। आपका जो हक है वो हक जो दिल्ली मॉडल दिया है वही मॉडल हम आपको ये देके, आपकी जो सुविधाएं हैं, एक अच्छा शासन हम देके आपकी सुविधाएं देंगे, वही अपील करना चाहते हैं। सर, आप बिल्कुल सही बात है। जैसा कि हमारे साहब ने बताया कि मेन बात यह है कि पूरा शहर और जो कॉर्पोरेशन चलता है, कहीं ना कहीं जो टैक्स के द्वारा पैसे उगाए जाते हैं उसके द्वारा चलता है। आज तक वो जो सारे काम नहीं हुए हैं, वो तमाम काम जो दिल्ली मॉडल का है। वीज बिल के बारे में? वीज बिल देखिए वो हमारा राज्य सरकार का मामला है, लेकिन आपको एक बात बताते हुए मुझे ये आनंद होता है कि आज जब ये
विरोध पक्ष जब ये जो कोरोना काल के अंदर जब लोगों की लाइटें काटी जा रही थी टोरेंट के द्वारा, उस समय कोई नहीं आया था। जीबी के अंदर और टोरेंट के अंदर आम आदमी पार्टी और खास करके अहमदाबाद वालों ने जो धरना प्रदर्शन दिया, उससे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि उस कोरोना काल के अंदर जिन लोगों के भी लाइट बिल काटे गए थे, जिसके अंदर पेनल्टी 1500 से 5000 रुपए तक की थी, वो तमाम पेनल्टी हमने रिव्यू करवाई। 1 रुपए किसी को पेनल्टी नहीं भरना पड़ा। ये हमारे यहाँ के लोगों को, अहमदाबाद वालों को आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा उसके अंदर हमारा सहयोग रहा। और आज आने वाले दिनों में हम मानते हैं कि जिस तरीके से आज जब गुजरात खुद अपना बीज उत्पन्न कर रही है और उस समय इतना भारी इसका जो कर और इतना भारी जो आप देखिए टैक्स वगैरह उस पर, और देखिए आप उसके अंदर जो तमाम जो कर लगा रखे हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल ये गलत है। उन तमाम के सामने हमारी लड़ाई रहेगी। और आने वाले दिनों में हम आपके माध्यम से प्रजा से विनती करते हैं कि एक बार ये जो परिवर्तन की लहर आई है, आज जिस तरह से दिल्ली के लोग कई वर्षों तक कांग्रेस और भाजपा के हाथों के खिलौना बन के खेलते रहे, लेकिन जब उन्होंने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो आज आप देख सकते हैं कि पूरी देश, पूरी दुनिया, आज भी लोग दिल्ली को देखने आते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हमें प्रजा का सहयोग मिला और हम तमाम वार्ड में हमारे उम्मीदवारों को लड़ाने जा रहे हैं, अगर वो जीत के आते हैं तो आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम दिल्ली मॉडल को अमलीकरण करके अहमदाबाद में सबसे पहले एजुकेशन, हॉस्पिटल और जो बसों का मामला है, एमटीएस के अंदर जो बहनों के लिए फ्री का मामला है, ये तमाम काम को हम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूरा करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, तो ये थे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी जिन्होंने अपनी बात रखी है। धन्यवाद।